ये भव्य अभियान पूरे देश विदेश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस पहल के तहत पूरे देश में 1,78,000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विकास के लिए 9 विषयों को चयन किया गया है। ये है महिला और बाल विकास, जल, एकता, समावेशी विकास, स्वच्छता और कल्याण, आत्मनिर्भर भारत, जनजातीय सशक्तिकरण, पर्यावरण के लिए जीवन शैली और सांस्कृतिक गौरव के विषय, भारत की जीवंत संस्कृति और इतिहास को श्रद्धांजलि है। ये गुमनाम नायकों को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता और विषयों के लिए निस्वार्थ रूप से अपने वर्तमान का बलिदान कर दिया। ये विषय हमारी सांस्कृतिक पहचान के मूर्त और अमूर्त दोनों पहलुओं को जश्न मनाता है। भारत की व्यापक ज्ञान प्रणाली और इसके विभिन्न पहलुओं को उजागर करने के लिए इस कार्यक्रम का तहत धारा का आयोजन किया जा रहा है। May I now take this opportunity to request Professor Debendra Chandra Borwa, Coordinator, National Conference on Dhara, Tejpur University, and Director, Center for Multidisciplinary Research, Tejpur University, to kindly deliver the welcome address. हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है तेजपुर विश्वविद्यालय की तरफ से। हम देश की विभिन्न स्थानों से आए हुए कृषकों आज इधर हमको आप लोगों के साथ ये अनुष्ठान में इकट्ठा होने का मौका मिल रहा है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर और पॉपुलर पर्सन्स ऑफ असम माननीय श्री अतुल बोरा जी इज विथ अस। हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, व्हेन आई जस्ट made him telling about this event, his enthusiasm that he wants to meet and he wants to come despite of his too busy schedule today, and he made it happen. It is really a pride moment of us. Why we are proud for that? We the academicians here mostly deal with the students. We have around 75 different academic programs. हमारा 75 से भी ज़्यादा हमारा शैक्षिक कार्यक्रम में है। हम ये 25 साल से भी हमारा यूनिवर्सिटी हो गया है। And we are keen to reach the farmers and different communities. कृषकों और दूसरा कम्युनिटी को हम संयोजित करने का ट्राई करते हैं। हमारा जो एकेडमिक एक्सरसाइज है, शैक्षिक पाठ्यक्रम है, इसमें हमारा स्टूडेंट्स का ये विभिन्न सुविधा मिलता है। लेकिन आज का जो कार्यक्रम है डायरेक्टली फार्मर्स, जो कृषक बंधु डिफरेंट प्रांतों से आके इधर मिले हैं और हम एकेडमिक एक्सरसाइज कर रहे हैं एक विषय पे। कौन सा विषय? हमारा इतिहास, हमारा पौराणिक गर्भगाथा जो ऑलरेडी इट वॉज देयर, वी नो, हम जानते हैं हमारा अपना नो हाउ नॉलेज कितना स्ट्रांग है, जिसके वजह से भारत है, जिसके वजह से भारत का नाम था, जिसके वजह से भारत को जाना जाता था और आज भी जाना जाता है। मगर कहीं हमको ये महसूस हो रहा है ये जो कंटिन्यूएशन ऑफ द नॉलेज सिस्टम, दैट इज फ्लो, वी कॉल फ्लो, is somehow obstructed, or there may be uncertainty that there may be some future generations will not know some of the very precious informations. वो इंफॉर्मेशन जो बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन को लेके दुनिया का दूसरा प्रांत के लोग व्यवसाय करेंगे हमको है। जैसे हल्दी के ऊपर में हम जानते ही हैं, हल्दी हमारा देश का, हमारा ऋषि मुनियों का अपना ज्ञान का फल है, जिसके वजह से हल्दी का जो गुण है हम जानते थे। मगर एक टाइम ऐसे आ गया हल्दी का पेटेंट लेके अमेरिका ने व्यवसाय करने के लिए सोचा है। ये क्या हो रहा है? नॉलेज जो है, ज्ञान जो है, शायद कहीं फ्लो बंद होने का महसूस हमारा को हो रहा है। तब हमारा ये गर्व का विषय है। हमारा अभी जो देश का लीडर है, देश का नेता है, ये सोचते हैं कि ये फ्लो कंटिन्यूएशन कैसे किया जाए और इस कंटिन्यूएशन का प्रोसेस में, ये फ्लो सही करने के प्रोसेस में कैसे हम समाज का विभिन्न लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। ये धारा एक ये प्रयास है। इस प्रयास में हम जनभागीदारी, जो स्टूडेंट्स है, यंग जनरेशन है, जो फार्मर्स है, जो एक्सपीरियंस पर्सन है, जो पॉलिटिशियंस है, जो एकेडमिशियंस है, जो लीडर्स है, सबको जो प्रेस में महत्व काम निभाते हैं, दायित्व निभाते हैं, सबको इकट्ठा करके जानते हैं हमारा धरोहर में क्या था,
क्या नॉलेज था। जैसे मैं एक कृषक का बेटा हूँ, मैं जानता हूँ मेरा पिताजी जब खेत में जाते थे हमको भी लेके जाते थे, वो देखते थे पाडलिंग हुआ है नहीं हुआ, वो खेत का रोने का टाइम हुआ है नहीं हुआ, क्या करते थे, सिर्फ पीक थूकते थे, देखते थे कलर कैसे चेंज हो गया, इसका रंग कैसे चेंज हो गया, उसके साथ निर्णय करते थे अभी हाल बंद करो। मगर जब हमारा भैया करते हैं वो नहीं करते हैं, बार बार पूछते हैं हो गया क्या रोने के लिए। शायद वो जो नॉलेज का स्ट्रीम है, अब मैंने देखा कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कृषि विश्वविद्यालय ने बहुत सा ऐसा हमारा जो नॉलेज परंपरा है इसको बुक के रूप में, किताब के रूप में, पुस्तक के रूप में सोर्ट करके, इसका वैलिडेशन करके, उसका खेत में होते हैं नहीं होते परीक्षा करके निकला है। ये है नॉलेज, इसको लेके जाना पड़ेगा। एक सिंपल सा टेस्ट, एक पान, हम इधर का हमारा रिवाज है, हम तामुल पान जो बीतल नट और बीतल बन खाते हैं, उसके साथ थोड़ा सा तंबाकू, थोड़ा सा चूना, मे बी दिस बेस्ट केमिकल रसायन का कॉम्बिनेशन है जो गए, जिसको पहन के हम वो मिट्टी का गुनागुन निर्भर करते हैं ये हो गया नहीं हो गया। हाउ सिंपल टेस्ट इट वाज एंड दैट वाज डन बाय माय पेरेंट्स। मेरा पिताजी करते थे मगर मेरा भैया नहीं करते, दोनों खेते गए। शायद कई ये हमारा महसूस है कि ये जो एक्सपीरियंस है, मेरा पिताजी ये एक्सपीरियंस लेके आया ऊपर से, उनका पिताजी से सब फार्मर से। शायद मेरा भैया इतना बाहर का नॉलेज आ गया, मोबाइल आ गया है, स्मार्टफोन आ गया, यूट्यूब आ गया, सब आ गया, ये पुराना वाला कहीं भूल गया होगा। ये हमको अभी देखना होगा, पुराना हमको भूलना नहीं है। ये शायद किसी दूसरा दुनिया का लोग प्रेजेंट करेगा, एक सोना मिलेगा, एक तंबाकू मिलेंगे, एक तंबुल मिलेंगे, इसका केमिकल रिएक्शन करेगा, ये सॉइल टेस्टिंग है। व्हेन योर पार्टिंग इज कंप्लीटेड यू टेक इट, पे फार्मर्स। और हमको फार्मर्स को, मेरा भैया को या मेरा भैया बेटा को जिसको खेत करेगा उसको ही खरीदना पड़ेगा। देखिए कितना ये हमारा लिए बहुत चिंताजनक विषय है। हमारा नॉलेज को लेकर कोई दूसरा व्यवसाय करेगा, इसको बंद करना होगा। हमारा जो नौजवान आ रहे हैं, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इनको सोचना पड़ेगा कि हमारा जो ऐसा जो नॉलेज है, फॉर्चुनेटली द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैंडबुक ऑन दैट इंडिजिनियस नॉलेज आई हैव सीन वेरी रिसेंटली दैट प्रैक्टिस इज मेंशन ओवर हियर। हाउ संजुक का बात है, ये नहीं है कि मेरा पिताजी से इनको मालूम है, ये मालूम है इनको ऐसे कोई नॉलेज नो हाउ, इन्होंने बहुत सा कष्ट करके ये बुक निकला है। ये बुक का कॉपी हमने एक देखा है आज, मे बी अवेलेबल, इट विल बी अवेलेबल टू फार्मर्स। सो दिस इज ओनली वन एग्जांपल्स। So, we the academician, we the educationist, we the researcher, जो गवेषक हो, इसके ऊपर ध्यान देना है। किस विषय पे हम गवेषणा करेंगे। तेजपुर विश्वविद्यालय का एक है कि हम जो रियलिस्टिक, जो फील्ड में सही है, उस विषय पे हम गवेषणा करेंगे। हमारा छात्रों को, हमारा शोधकर्ता को हम आकर्षित करेंगे, इस विषय पे करना है। ये जो अनुष्ठान है धारा, जो भारतीय कृषि पारंपरिक है, इस अनुष्ठान का जो आएगा, आप लोग जो इधर आ रहे इतना परेशान करके, इतना पेन लेके, अपना खेत बार छोड़ के, महाराष्ट्र से आए हैं, छत्तीसगढ़ से आए हैं, कर्नाटक से आए हैं, आपका तेलंगाना से आए हैं, उड़ीसा से आए हैं, बहुत लोग, बहुत फार्मर आ रहे हैं इधर। हमारा अभी जो प्राकृतिक समय है वो अनुकूल नहीं, प्रतिकूल है, इसको जानते हुए भी अपना खेत छोड़ के आप आए हैं। मैंने देखा आप अकेला नहीं आया, आपको सीड भी लेके आया, आपको कल्चर भी लेके आया। और सुबह से मैं देख रहा हूँ हमारा अपना खेत से, असम का अपना फार्मर से, किसान से आप मिलजुल के एक्सचेंज कर रहे। मेरे इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आई गेस is very successful, and I congratulate them for their endeavor, for their effort, for their initiatives to stimulate us to organize this event. I congratulate all of you. From my core of my heart, मैं सबको बधाई देता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। और तेजपुर यूनिवर्सिटी का फेटर्निटी, कटन यूनिवर्सिटी का फेटर्निटी, देन आवर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का फेटर्निटी जो इन्हें काम कर ही रहे, इससे हम बहुत ही आपको हमारा प्रभावित मिलेंगे, हमका इससे बहुत अनुभव मिलेंगे, और ये आगे लेके हम काम करने पड़ेगा। नया एजुकेशन पॉलिसी जो आ रहे हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इससे भी जो स्किल एजुकेशन, हमारा कृषि एक महत्वपूर्ण एजुकेशन के नाम पे, शैक्षिक विषय के नाम पे ध्यान दिया है। इसीलिए कि भारत को अगर आगे जाना है, कृषि को लेकर जाना पड़ेगा। उन्नत भारत करना है, देश भारत को विश्वगुरु बनना है, कृषि को हम भूल नहीं सकते। अकल कृषि को नहीं, कृषि से जुड़ा हुआ जो हमारा संपद है, बौद्धिक संपद है, इसको गुरुत्वपूर्ण मान देना होगा। अंधविश्वास से नहीं, सोच से। हमको ये ऐसे मानना नहीं है कि कुछ नहीं है तब भी हम करेंगे, आवेग से नहीं है, हमको सेंटिमेंट से नहीं है, इमोशन से नहीं है, रियलिस्टिक से, साइंस से करना है। इस अधिवेशन जो 3 दिन में हो रहा है, कल एक अधिवेशन हुए थे फील्ड में, फार्मर्स में, हम करने का कृषि फार्म जो है बहुमुखी प्रकल्प, उसका आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने हमको उनका फॉर्म दिया है। एक वर्कशॉप हुए हैं, ये वर्कशॉप में हमारा देश का बहुत जैसे एशियन हिस्टोरिकल सोसाइटी हो, हमारा एक वेटनरी एसोसिएशन हो, एग्रीकल्चर सोसाइटी हो, असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, कटन यूनिवर्सिटी हो, बाकी बहुत मान्यवर व्यक्ति आए हुए हैं। फार्मर्स के साथ मिलजुल के एक कर्मशाला किया है।
मैंने देखा है बहुत ही उपयोगी कर्मशाला थे, आज के थे एग्जीबिशंस, बहुत ही आई मीन हार्ट टचिंग बेहतर है. Around 150 different students with their teachers are assembling here to understand what is this, to prepare the models, what is this भारतीय पारंपरिक कृषि. ये जो हम कनेक्शन कर रहे हैं ना, ये रियली एक निर्णायक भूमिका लेके जो हमारा लीडरशिप चाहते हैं कि हमको विश्वगुरु बनना है, क्योंकि इधर एकदम सिटीजन से एक्सपीरियंस लोगों से एकदम रूट तक हमारा कनेक्शन बन रहा है. ये बहुत ही गुरुत्वपूर्ण बात है. अब मैं ज़्यादा देर नहीं लूँगा, इसलिए ऐसे थोड़ा देर हो रहा है. मैं आपको सबको सादर प्रणाम करके इस अनुष्ठान को वेलकम करता हूं और अनुष्ठानिक जो कार्यक्रम है ये आगे ले जाने के लिए मैं गुहार करता हूं. थैंक यू. It gives me immense happiness to know that Tejpur University is hosting a national conference on Dhara, Bharatiya Paramparik Krishi Mela. My heartiest congratulations to the organizers on this occasion. It is a fact that our glorious ancient Indian civilization has given us the gift of Paramparik Krishi. Therefore, we have sufficient reasons to feel proud of 10,000 glorious years of Indian agriculture and the significant contribution of Paramparik Krishi Vigyan towards happiness and wellness of mankind. India has a rich legacy of practicing wide range of traditional know-how, namely rainwater management, soil management, livestock and fish farming, weed, pest and disease management, moisture management, sustainable crop management, including climate change, etc. I sincerely feel this national conference on Bharatiya Paramparik Krishi is an opportunity to commemorate the rich heritage of Indian agriculture. I hope the outcome of this conference gives us a new momentum towards sustainable development. Indian Knowledge Systems Division of Ministry of Education and Ministry of Culture of Government of India deserves special accolades for supporting this conference. I also thank all the institutions and organizations who have extended their valuable support in this endeavor. I also congratulate Tejpur University, especially its Center for Multidisciplinary Research, for this academic endeavor. This conference has the potential in meeting targets of multidisciplinary education, Indian knowledge, vocational education, and skill education. This conference has given us the twin opportunity to relook at our history as well as celebrating our Paramparik Krishi Vigyan. I convey my best wishes for resounding success of the conference. Hope the conference succeeds in meeting its desired objective. अब मैं स्वागत करती हूँ आईआईटी कानपुर से आदरणीय प्रोफेसर कंठीश्वरी नारायण मूर्ति जी का और अनुरोध करती हूँ कि वो धारा पे कुछ शब्द कहे. सभी को मेरा नमस्कार. अभी मैं आपसे ये आपने देखा होगा 1-2 दिन से धारा इवेंट हम लोग कर रहे हैं. ये धारा जो है भारतीय ज्ञान परंपरा विभाग, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स डिवीजन, शिक्षा मंत्रालय का, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय का, भारतीय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का, ये दोनों मिनिस्ट्रीज मिलकर आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत इस धारा कॉन्फ्रेंस सीरीज को कर रहे हैं. ये धारा कॉन्फ्रेंस है क्या? जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, these are essentially the knowledge systems that have an unbroken tradition of knowledge transfer. ये हमारी परंपरा चल रही थी कि हम ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हम ज्ञान देखते हुए वो परंपरा निरंतर चलती आ रही थी, एटलीस्ट 2 से 3 मिलीनियम, 2 से 3 हज़ार साल से. इस परंपरा को अगर हमें देखना है तो पहले हमको 2-3 चीज़ें देखनी पड़ेगी. ये भारतीय ज्ञान परंपरा जब बात करते हैं तो ज्ञान में भारतीयत्व क्या है? What is the Indianness of the knowledge systems that makes this knowledge systems Indian? That is something that we want to really look into. And जब दूसरा बात आता है, what is it that makes this knowledge system unique and why is it important for us today? उसका आज के परिप्रेक्ष्य में हमारे लिए उसका महत्व क्या है, इस पर हमें विचार करना चाहिए. तीसरा चीज़, हमें इसका आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के करंट सोसाइटल सिचुएशन में और एमर्जिंग जो फ्यूचर सिचुएशन है उसमें उसके प्रयोजन क्या है, लौकिक प्रयोजन क्या है. व्हाट इज द प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ दिस इंडियन नॉलेज सिस्टम्स टू सॉल्व द करंट एंड एमर्जिंग प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड. दीज आर द 3 things that we want to look at. One is the Bharatiya Jnana Parampara, the continued knowledge tradition. The second is the perspective or the Bharatiya Drishti, the perspective that makes this knowledge system unique.
दैट मेक्स दिस सिस्टम इंडियन. वाई इज दैट सो इम्पॉर्टेंट? ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज अगर हम हमारे पृथ्वी में देखेंगे, दुनिया में देखेंगे, so there are existential crises. We talk about climate change, there are inequalities in economic systems, there are crises in terms of healthcare. When we look at that, it has become more of a disease care than healthcare systems. ये जब हम आरोग्य विषय में देखते हैं या इकोनॉमिक्स में देखते हैं, जो हमारे आर्थिक व्यवस्था में देखते हैं या पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो हमारे एटीट्यूड्स और हमारे प्रॉब्लम्स के कारण एक ऐसे कगार पर पहुंचे हैं जब हमारे पूरे मानवता के लिए एक संकट पैदा हो गया है. वी आर एट द एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस. इसको सॉल्व करने के लिए, जैसे आइंस्टाइन ने कहा था कि वही सोच जिसने इस प्रॉब्लम्स को खड़ा किया है, वही सोच को यूज़ करके, उसी का उपयोग करके हम इसका समाधान नहीं कर सकते. वी कैन नॉट यूज़ द सेम थॉट प्रोसेस दैट हैव ब्रॉट दिस एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस इन टुडेज वर्ल्ड टू सॉल्व देम. So for that, we need to have a new perspective, and it is Indian knowledge systems with the wisdom, accumulated wisdom of more than 5,000 years of our nation, that actually can provide that unique perspective. वो अनोखा परिप्रेक्ष्य हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा दे सकता है. ये हो गई हमारे परंपरा की बात, वो दृष्टि दे सकता है. और इसका आज के परिप्रेक्ष्य में एग्जिस्टेंशियल जो क्राइसिस है, हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं या हम अगर कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम्स की बात करते हैं, तो भारतीय ज्ञान परंपरा से हमारे जो सिस्टम्स थे, ट्रेडिशनल सिस्टम्स थे, उससे हमको बहुत सारे समाधान मिल सकते हैं. इस सोच के साथ हमने ये धारा सीरीज ऑफ कॉन्फ्रेंसेस शुरू किया था. धारा जब बोलते हैं तो हमारे मन में एक बहती हुई गंगा की धारा मन में प्रकट होता है. When we talk about dhara, it is a continuous flow of knowledge that is taking place. So when we talk about continuous flow of knowledge, it is as much about the past as much as it is about the future. So we do talk about the past. हम अपने पास्ट के बारे में बात करते हैं, लेकिन हमें आगे क्या करना है ये भी सोचना ज़रूरी है. और आगे क्या करना है ये सोचना है, तो एक जो जनरेशन होता है वो 25 साल का होता है, 20 से 25 साल का. तो हमने सोचा कि हम अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए सोचना है. तो आज़ादी का अमृत काल जो है, नेक्स्ट 25 ईयर्स अंटिल 2047, व्हाट आर द चेंजेस वी नीड टू मेक, what are the things that we need to bring in, whether we talk about our education system, whether we talk about our cultural systems, whether we talk about social systems, what are the things that we need to bring out. ऐसे क्या हमको लेकर आना होगा हमारे शिक्षा में या संस्कृति में या हमारे समाज में, ऐसे क्या परिवर्तन लाने होंगे, उसके लिए हमको अभी से सोचकर समझकर उसको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है. हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया है 2 साल पहले, 2020 में हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया था. उसके परिप्रेक्ष्य में हमने ये सब सोचा था. तो जब सोचा था तो भारत का जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही विस्तार है. इसका विस्तार हम ऐसे नाप नहीं सकते, एक दो कॉन्फ्रेंसेस में नाप नहीं सकते. सो द एक्सटेंट ऑफ इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज इज सो वास्ट दैट यू कैन नॉट टॉक अबाउट इट इन 1 day or 2 days of a conference. So what we thought was we will focus on each of the specialized events, and then we will actually have a Dhara conference on that to plan for what should that particular field look like in 2047. यानी कि हमारे एक एक विषय को लेकर हमने सोचा कि अगले 25 साल में उसका प्लानिंग कैसे किया जाए, हमारे शिक्षा नीति में कैसे लेकर आ जाए, उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए. तो हमने शुरू किया था इंडियाज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू मैथमेटिक्स से लास्ट ईयर फरवरी में. उसके बाद हमने शिक्षा में कल्चर को कैसे जोड़ा जा सकता है, इसके ऊपर एक और कॉन्फ्रेंस किया था हमने जुलाई ऑफ 2022 में. उसके बाद हमने सोचा कि आयुर्वेद पे करना चाहिए. तो भारतीय जो हमारी चिकित्सा पद्धति है उसको 2047 तक, अगले 25 साल में उसको भारतीय चिकित्सा पद्धति कैसे बनाया जाए, इस पर हमने एक कॉन्फ्रेंस, धारा का कॉन्फ्रेंस किया था यहाँ पे ट्रांसडिसिप्लिनरी हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी में, बेंगलुरु में, कर्नाटका में किया था. तो पहला इवेंट हमने दिल्ली में किया था, दूसरा इवेंट हमने कर्नाटका में किया था, और तीसरा इवेंट उसके बाद हमने ये भी देखा कि हमारा ये तो लचित बारफुकन का जन्मभूमि है असम. तो ऐसे ही बहुत सारे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे वीर पूरे भारत में हैं. तो उनका जो छात्रत्व है, वो जो जैसे हमारे बहुत ही आदरणीय प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी ने बोला था कि ओनली स्ट्रेंथ रेस्पेक्ट स्ट्रेंथ. तो
तो अगर हमारे देश को आत्मनिर्भर बनना है तो वी नीड टू बी थिंकिंग अबाउट बिकमिंग स्ट्रांग। तो हमारा इंडिया का जो मार्शल ट्रेडिशंस है, मार्शल आर्ट्स ऑफ इंडिया है, उसके ऊपर हमने एक धारा का कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें हमने कलरीपयट्टू, थंगथा पंजाब से, थंगथा कलरीपयट्टू केरला से, शिलांबम तमिलनाडु से, गटखा और मर्दानी खेल महाराष्ट्र से, ये सब हमने वहाँ पर उनको सबको बुलाकर हमने एक 2 दिन का धारा कॉन्फ्रेंस किया था तिरुवनंतपुरम में, केरला में। उसके बाद हमने संगीत और नाट्य परंपरा पर एक दूसरा धारा इवेंट किया था तंजावुर में, तमिलनाडु। उसके बाद हमने देखा कि हमारा जो मैरीटाइम ट्रेडिशंस है, समुद्र में जाने का जो हमारे प्रयास रहे हैं, हम जो व्यापार के लिए जाते थे, उस पर भी हमको गहन चिंतन सोचना चाहिए। क्योंकि भारत का जो जीडीपी था, एंगस मैडिसन का एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया यूज्ड टू कंट्रीब्यूट 25% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी फॉर अबाउट 1500-1600 years, and after the Britishers came, even then we were still about 23-22%, and then that slowly decreased to less than 0.1% or 0.9%. So that was the extent of British loot of our country. And what was the catalyst for that? A big catalyst for that was we became from a trading nation which used to trade across the Indian Ocean. By the way, we are the only country in the world which has an ocean named after it. The Indian Ocean is the only ocean that is named after one country. So that tells us what kind of a country we were. We were a very maritime country. So उसका जो मैरीटाइम ट्रेडिशंस है उसको दिखाने के लिए हम गए थे उड़ीसा में, जहाँ पे बाली यात्रा होता है, जो हर कार्तिक पूर्णिमा में हैपन्स अराउंड नवंबर, वेयर द मैराइनर्स फ्रॉम उड़ीसा से जाते थे व्यापारी, अपना वो सब व्यापार का सामान लेकर इंडोनेशिया के बाली में जाते थे। दे यूज्ड टू गो टू बाली आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया एंड देन दे यूज्ड टू कम बैक, एंड उसके लिए उनको पंचांग का ज़रूरत था, बहुत ज़्यादा नॉलेज होना उनको चाहिए था कि सीज कैसे होते हैं, ओशन पे कैसे जाए, शिप कैसे बनाए जाए, और देयर वाज ए वेरी मच नीड ऑफ नोइंग व्हाट काइंड ऑफ करंट्स, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस, all those things were integrated into that traditions. So we talked about all of that in collaboration with Navy and Coast Guard in Bali, Cuttack, ड्यूरिंग द बाली यात्रा टाइम। हमने उसके ऊपर एक कॉन्फ्रेंस किया था। उसके बाद हमने एक संगीत और नाट्य शास्त्र का कॉन्फ्रेंस किया था तंजावुर में। उसके बाद हमने रसायन शास्त्र पे हमने एक कॉन्फ्रेंस किया था काशी में, उत्तर प्रदेश में। क्योंकि रसायन शास्त्र में बहुत सारे ऐसे, रसायन शास्त्र हमारा जो है इंटरडिसिप्लिनरी एक डिसिप्लिन था। इट वाज अ वेरी इंटरडिसिप्लिनरी डिसिप्लिन integrating Ayurveda, metallurgy, a lot of those things were involved in that, Rasayan Shastra. So we had conducted a conference on that. So for example, did you know that the Indians were some of the pioneers in developing metal mirrors? जो केरला का अरणमुला है, वहाँ पे metal mirror बनता है। जो मिरर आजकल ग्लास का बनता है वो हम लोग पहले मेटल से बनाते थे। और लखनऊ में एक मीनक्करी करके एक पेंटिंग होता है जो मेटल के ऊपर पेंटिंग करते हैं। ये कला कहीं और नहीं मिलती है। इस तरह की कला जो है उसमें बहुत ज़्यादा रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री का यूज़ होता है। तो इस पर हमने 2 दिन का धारा का कॉन्फ्रेंस किया था। और उसके बाद हमने धातु शास्त्र पे हमने किया था। वर्ल्ड फेमस जो डमास्कस स्वॉर्ड्स है, जो तलवारें बनती थी डमास्कस सीरिया में, उसका जो स्टील है वो हमारे भारत से जाता था। ये कौन बनाते थे? बिरजू कम्युनिटी के लोग बनाते थे, अगरिया कम्युनिटी के लोग बनाते थे, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। और ये उरुक्कू से आया है वुड स्टील। ये बनता था तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्रा के जंक्शन, वो उस जगह में जहाँ ये तीनों स्टेट मिलते हैं उस जगह में बनते थे। ये उक्कू बनाते थे। उक्कू मतलब वुड स्टील होता है, जो हाई कार्बन स्टील है, जो तलवार बनाने के लिए बहुत उपयोगी होता है। रस्टलेस आयरन बनाते थे हम लोग। आज भी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो आयरन को बाज़ार से खरीद कर ट्रीट करके उससे ऐसे इम्प्लीमेंट हमारे किसानों के लिए बनाते हैं, जो मध्य प्रदेश में आप जाएंगे या छत्तीसगढ़ में जाएंगे, बहुत सारे लोग उसको प्रेफर करते हैं क्योंकि उसकी धार नहीं जाती। इस तरह का जो ट्रेडिशंस है मेटलर्जी का, उसको कैसे रिवाइव किया जाए, उसके ऊपर हमने एक दूसरा कॉन्फ्रेंस किया था मध्य प्रदेश में मार्च में। उसके बाद हमने देखा कि एग्रीकल्चर पे करना चाहिए और हमने सोचा कि एक कॉन्फ्रेंस करते हैं। और हमने जब देखा पूरे भारत में, तो हमने देखा कि नॉर्थ ईस्ट छूट रहा है। और कैसे छूट सकता है, ये तो मेरा दूसरा घर है नॉर्थ ईस्ट, तो हमने सोचा यहाँ पे करना है। तो जब देखा तो प्रोफेसर बरुआ जी ने बोला कि तेजपुर यूनिवर्सिटी विल बी ग्लैड टू हैव दिस कॉन्फ्रेंस हियर।
तो हम आए यहाँ पे और उनका इतना सहयोग था कि हमने उसके बाद फिर सोचा ही नहीं, और उनके टीम से मिले। उसके बाद तो हमको लगा, उनके प्रीवियस वाइस चांसलर से भी हम आके मिले थे। उसके बाद इतना सहयोग मिला कि हमने यहाँ पे सोचा कि इसको बिहू के टाइम पे करते हैं। पहले तो हमारा विचार ये था कि बिहू के टाइम पे करना है, लेकिन थोड़ा सा कुछ ये हो गया था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला था इस बार, 10,000 लोग बिहू डांस कर रहे थे, तो ये सब के परिप्रेक्ष्य में हमने सोचा कि इसको थोड़ा सा आगे करके अभी करते हैं। तो इसमें हमने एक और सोचा था इस धारा के कॉन्फ्रेंस में कि पूरे देश भर से हम अपने किसान भाइयों को बुलाएंगे, क्योंकि और किसान भाइयों को बुलाकर, किसानों को बुलाकर नॉर्थ ईस्ट के किसान और भारत के जो विभिन्न प्रदेशों से आएंगे, नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट से और भारत के दूसरे स्टेट से 8 से 10 स्टेट से लोग आकर किसान एक दूसरे से मिलेंगे और अपनी बात आगे रखेंगे। और भविष्य बनाने में उनका महत्व बहुत है, क्योंकि हम तो वहाँ सरकार से आते हैं या एकेडमिया से आते हैं, लेकिन जो काम फील्ड में करते हैं वो किसान हैं, तो हमें उनका इनपुट, उनका मार्गदर्शन बहुत ही ज़रूरी था। तो हमने सोचा कि इस धारा के कॉन्फ्रेंस में किसानों को बुलाकर 200 से 250 किसान आएंगे। अभी 150 किसान भारत के 8 राष्ट्रों से आए हैं, और अभी असम और आसपास के जो स्टेट्स हैं उससे करीब 200 लोग और जुड़ेंगे कल। इन सब से हम एक से एक बात करेंगे, खुलकर बात करेंगे, और आगे जो 25 साल का जो प्लान है वो भी हम उनके साथ मिलकर तय करेंगे। तो कल उनके लिए कुछ वृक्ष आयुर्वेद और पशु आयुर्वेद में जो पारंपरिक कृषि पद्धतियों का कुछ थोड़ा सा ट्रेनिंग हुआ था उनका, और आज जो है बौद्धिक विचार होगा, जिससे कि एजुकेशन में कैसे लेकर आना है, कल्चर में लेकर आना है, टेक्नोलॉजी का इनपुट कैसे होगा, पारंपरिक जो कृषि पद्धतियां हैं उनमें से किसी को चुनना पड़ता है। जैसे हमारे कालिदास बोलते हैं कि पुराणमित्येव न साधु सर्वं न चापि काव्यम नवमित्यवध्यम संतः परीक्षां त्यतरत भजन्ते मूढ़ः परत प्रत्ययनेय बुद्धि। उनका कहना है कि जो जस्ट बिकॉज समथिंग इज ओल्ड इट इज़ नॉट गोल्ड, जस्ट बिकॉज समथिंग इज न्यू यू शुड नॉट डिस्कार्ड इट। Only after examining it critically do the wise accept things based on the merits of something, whereas the fools will be led by the opinions of the others. हमको अपना परीक्षा करना चाहिए। तो पूरा, और वाघ भट्टा ने 1500 साल पहले बोला है कि वी नीड टू रिवाइज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज पर द नीड्स ऑफ द टाइम्स। सो पुराना हमारे वृक्ष आयुर्वेद में है, हमारे परंपराओं में जो है उनमें से कुछ को बदलना पड़ेगा, कुछ को ऐसे ही रखना है, कुछ का आज के परिप्रेक्ष्य में उसका यूटिलिटी है। तो ये सब कैसे करेंगे, ये सब हम मिलकर आपस में बात करेंगे तो ही होगा। तो आज और कल हम लोग उसमें मंथन करेंगे, और मंथन करके उससे जो अमृत निकलेगा ये हम एक वाइट पेपर बनाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक पॉलिसी पेपर के रूप में हम इनको पॉलिसी रिकमेंडेशंस देने वाले हैं। तो ये पूरी धारा की कॉन्फ्रेंस सीरीज की हिस्ट्री है, और आगे जाकर एक और हम एक पूरा धारा कॉन्फ्रेंस का महाकुंभ टाइप का करने वाले हैं अगले महीने, जिसमें सब इन वाइट पेपर्स जो हम लोग लिखेंगे उनका फॉर्मल इनॉग्रेशन होगा और वो हमारे देश को समर्पित किया जाएगा। ये पूरा धारा का कॉन्फ्रेंस का था, और इसके होपफुली आपका पूरा समझ में आया होगा कि हम इसमें क्या कर क्या रहे हैं। इसमें हम अपने अतीत को देखते हुए अपना भविष्य बना रहे हैं। तो जैसे कल प्रोफेसर बेनीवाल जी ने एक बात बहुत अच्छी बोली थी। उन्होंने कहा था कि किसानों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये ज़मीन आपकी नहीं है, ये ज़मीन आपके बच्चों की है। सो एक चीफ सियाटल करके नेटिव अमेरिकन इंडियन चीफ ने, उन्होंने भी बोला था कि वी डू नॉट इनहेरिट द अर्थ, वी बोरो इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। यानी कि हमें हमारी ज़मीन हमारे पुरखों से प्राप्त नहीं होती है, हम अपने बच्चों से गिरवी लेते हैं। तो हमारा दायित्व बनता है कि हमारा ज़मीन जो है उसको अच्छा करें और अच्छा बनाएं, और कैसे बनाएं उसमें हमको मंथन करना पड़ेगा। इसके लिए सभी बुद्धिजीवियों को, सभी किसानों को, सभी को मैं आमंत्रित करता हूं कि ये 2 दिन हम मिलकर इस पर विचार करें और अमृत निकालें जो हम अपने बच्चों को बांट सकें। नमस्ते। Thank you so much, sir. Now, I would like to request Professor Dilip Kumar Saikia, Vice Chancellor in charge, Tejpur University, to kindly share his valuable thoughts with us. आप सब लोग को प्रणाम। It's a privilege for us, for this university, and also we are very grateful to the ministry and the National Knowledge Systems for giving the opportunity to host this conference here, Dhara. It's a
as Professor Murthy has explained, this is a very beautiful concept. The स्रोत like Ganga ki dhara, like that. Our knowledge is flowing across generations, and we are trying to explore that. हम उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, हम उनको इसका एग्जामिन करना चाहते हैं. We want to analyze and look at those and try to use the benefits, use the good things about this, utilize those beneficially for this country as well as for our share it with other countries, the human society as a whole. Get the benefits out of it. हमारा देश एक महान देश है. इसका संस्कृति बहुत पुराना है, हजारों वर्ष पुराना है. And this rich heritage, rich culture, agriculture obviously is a part and parcel of it. हमारा agriculture sector उसमें भी काफ़ी ये. Before the British came, we had our GDP was one of the highest in the world, and that means we had a good agriculture sector. We had good agriculture. We are very well developed, but in between, probably we have lost touch with it. Not really. Definitely, our people, farmers, have been using those practices, but there have been disruptions here and there, and we are in the process of losing those, as it was mentioned by Professor Bodua earlier. And knowledge base, we had a very good knowledge base coming across generations. Some of it were documented, some of these were not documented, maybe some of these were there, and we see it in our anthropological studies, in the structures we have. Those we find, some of those in form of scriptures and various forms. इसको हम और ऊपर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा अच्छे चीज़ थे और है. But we do not want to just take it as it is. We want to study it. To go further, we need not only be just looking at the traditions as it is and try to blindly accept it. We need to understand this properly. इसको ठीक से देखना है. We have to have an open mind. We have to explore and analyze everything properly so that we can make it even better. Okay, and then utilize those, and that is what I can see. That is a very good thing about this this project that has been taken. Okay, and that it is they are trying to do that. Okay, this Indian knowledge systems, that is that project. Okay, that they are not just take it blindly. They are trying to study, explore what is there, and analyze this. The scientists are working on this, and then validate this, and then from that also bring out something more and make it even better. Okay. That is the best thing about it. And हमें इसको और आगे ले जाना है, and this process has been taken up very seriously by the Department of Education, Ministry of Education, as well as various other ministries. They have taken up, and I'm sure this is going to, our government of the day, the leaders has taken up this very seriously, and I am sure already it is bringing out, we are getting some fruits out of it, and it is going to continue to expand. It is going to become, all of us are going to benefit out of this. So I congratulate this IKS and the associated ministries who are sponsoring this project, and
and wish this Dhara project to be a great success so that the nation and the world as a whole can benefit out of it. I will not take further time. I wish this conference, already I could see that it has been doing a lot of excitement and a lot of the discussions, and definitely, and also I was told that school children are also getting involved in this process, and that definitely is going to bring a lot of good things for us, for the country. So I wish this conference to be a great success. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, sir. Take this opportunity to request Dr. Prasanna Kumar Pathak, Vice Chancellor in Charge, Assam Agriculture University, to grace the podium by sharing a few words with us. When, of course, we all know when we were independent, we became independent, ours was a very devastated country. Hunger was rampant. So we had to import food grains from outside, particularly from US under very humiliating PL 480 scheme, we all know. Then unfortunately, even this access to this imported food was also threatened. हिंदी में ही ट्राई करूँगा तो ठीक है even access to this imported food was also threatened due to some geopolitical reasons. तो कंट्री को ऐसा लगा कि हम लोगों को जल्दी ही कुछ करना है, कुछ क्विक फिक्स होना चाहिए, हम लोगों को फूड सफिशिएंसी, सेल्फ सफिशिएंसी करना है देश को. तो इसीलिए देयर वाज नो अल्टरनेटिव, इंपोर्ट करना पड़ा, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करना पड़ा. हम लोग फूड ग्रेन को इंपोर्ट करते थे, लेकिन जब हमको पता चला कि ये जो इंपोर्ट है, फूड की जो इंपोर्ट है वो भी कुछ डिफ़िकल्टी है, तो इसीलिए हमको लगा कि हमको मीन्स हमारे जो उस टाइम की जो लीडरशिप था उसको लगा कि हम लोगों को खूब जल्दी ही कुछ करना है टू अचीव फूड सेल्फ सफिशिएंसी. So that is the reason why they did not have any way but to import technology to try to achieve food self-sufficiency. तो हम लोगों को सबको पता है अभी, तो हम लोगों ने फूड सेल्फ-सफिशिएंसी तो पा लिया. वेरी क्विकली वी हैव डन इट. ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, ग्रीन रिवोल्यूशन से हमको फूड सफिशिएंसी मिल गया. तो यू ऑल नो व्हेन वी वर जब हम लोग स्वाधीन हुए थे 50 में हमारा जो पॉपुलेशन था वो करीब 36 करोड़ था. हमारा जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन था तब तो जस्ट 50 मिलियन टन था. अभी जो है हम लोग 142 करोड़ है, लेकिन हमारे जो फूड प्रोडक्शन है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन है अभी 330 मिलियन टन से ज़्यादा है. तो जो टेक्नोलॉजी हमने बोरोड किया वो हमारे जो फूड सफिशिएंसी, सेल्फ सफिशिएंसी की जो हमारे जो क्या बोलते हैं एम था वो तो हो गया. So thanks to the, I mean, scientist enthusiastic and pursuit for research, for development of technology, particularly for adaptation of those borrowed technology. I would not say something very big industry, but they try to adapt those technologies that were borrowed from elsewhere. And then of course the सरकार की जो पॉलिसी था वो भी था, एंड जो हार्ड वर्क ऑफ फार्मर्स वो मिला के हम लोग फूड सफिशिएंसी पा लिया. लेकिन अभी जो है ना हमको को पता चला, हमको को वी हैव ऑल रियलाइज दैट these technologies have some shortcomings, some weaknesses. We all have seen how the environment are being polluted by the use of chemicals. Then human health, जो एनिमल हेल्थ, उसको भी बहुत तकलीफ होने लगा. तो सबसे जो बड़ा चीज़ है, the most important thing is we have achieved as a country food self-sufficiency, but the farmers की जो हालत है, हालत इतना सुधरा नहीं. जो
कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ गया। तो ठीक है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इनपुट इंटेंसिव जो है, हमारे जो केमोसेंट्रिक एग्रीकल्चर है उससे फूड सफिशिएंसी पा लिया, लेकिन फार्मर्स को जो इनकम है, उसकी जो लाइवलीहुड है, उतना ज़्यादा प्रोपोर्शनेटली ठीक नहीं हुआ। इसीलिए नाउ पीपल आर टॉकिंग अबाउट और थिंकिंग अबाउट some alternative approach to agriculture, and for that matter only, I mean, like people are talking about organic agriculture, natural agriculture, and now it is time that we have thought of walking back maybe 50, 60, 70 years, and उसके जाके उस दिन की जो एग्रीकल्चर था, उससे जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर की जो एलिमेंट्स है, उसको लेके हमारे जो एग्रीकल्चर है उसको कैसे सुधार सकता हूँ, ये हमको सोचना है। इसीलिए जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर की जो ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिस है, उसकी जो महत्व बहुत बढ़ गया है। तो आई जस्ट पुट अप एन एग्जाम्पल। मैं हिंदी में करने में मुझे कुछ ये हुआ, डिफिकल्ट हुआ। आई हैव नॉट बीन एबल टू एक्सप्लेन वेरी वेल, बट देन आई एम ट्राइंग। सो फॉर इंस्टेंस आई एम जस्ट सेइंग, असम में जो है ना, राइस 3 ओवरलैपिंग सीजन में करते हैं। आहू एक सीजन है, साली एक सीजन है, एंड बोरो एक सीजन है। तो साली जो सीजन है, हम लोग जो जून से सोइंग करके नवंबर दिसंबर तक हार्वेस्ट करते। जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर था, उसमें जो राइस वेराइटीज थे, वो सब फोटोपीरियड सेंसिटिव थे। लेकिन हम लोगों ने अभी जो डेवलप किया मॉडर्न एग्रीकल्चर में, सब फोटोपीरियड इनसेंसिटिव है। तो होगा क्या, जो क्लाइमेट चेंज, जो हमारे जो फोटोपीरियड सेंसिटिव वेराइटीज थे, तो वो जो है ना, जो वेगरीज ऑफ जो वेदर और जो रेनफॉल की जो इंटेंसिटी और पैटर्न की जो वेगरीज था, उसके साथ एडाप्ट कर सकता था। से फॉर इंस्टेंस, फोटोपीरियड जो सेंसिटिव वेराइटीज है, you can sow in June, the same variety you can sow in July, depending on the water situation, land situation, and same variety you can sow in the month of August, and you can harvest the same variety, variety in the month of November, latter part of November or December early part. So same variety आपको जो है ना, बरखुन के हिसाब से, वर्षा से हिसाब से आपको सोइंग कर सकते थे। लेकिन अभी जो है ना, फोटोपीरियड इनसेंसिटिव वेराइटीज, सो डिपेंडिंग ऑन दी टाइम ऑफ सोइंग, जो आपको जो अलग अलग वेराइटी सोइंग करना पड़ेगा। एक वेराइटी एक समय में है कर सकते हैं, दूसरा समय में करने में तकलीफ होगा। तो इसीलिए जो क्लाइमेट की जो ये जो क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम हो रहा है, उसके हिसाब से तो ऐसे वेराइटी जो हमारे अगले जो वेराइटी था, वो सब वेराइटी ठीक था। लेकिन क्या है कि it is also not the fact that we go back and pick up those varieties and recommend to the farmers for growing. It is not like that. We will have to work on those varieties to, improve upon that, but keeping those features, basic features intact. That would be requirement. That is the way, we should look at traditional agriculture. It is not that we just pick up and try. We will have to pick up, try to evaluate them for their utility under the evolving situations. We will have to refine them according to our needs, and then of course try to promote them to the farmers. So ये few जो ये है ना, हमको लगा कि हम आपके साथ शेयर करें। तो there are lot many examples. So in the technical session we will be surely discussing all those issues. So we have all understood we have all appreciated the need of looking back to our traditional agriculture and try to pick up or try to understand from that the essence elements which can help us to improve our technology, improve our agriculture, taking care of all those weaknesses that we have from modern agriculture, and make our agriculture sustainable. So these are the few things that I wanted to say. So thank you very much, and wish you all the best and wish success. And particularly I'm thankful to the organizer for giving me this opportunity to be part of this particular Mela. Thank you very much.
Thank you so much, sir. Now, I would like to request Professor Ramesh Chandra Deka, Vice Chancellor, Cotton University, to kindly share a few words with us. इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में कॉटन विश्वविद्यालय को शामिल करने और मुझे इस सम्मेलन में आमंत्रित करने के लिए मैं प्रोफेसर देवेंद्र चंद्र बोरवा, डायरेक्टर CMDR और इंडियन नॉलेज सिस्टम का बहुत आभारी हूँ। आप में से कोई लोग के लिए ये आसाम और नॉर्थ ईस्ट की पहला यात्रा हो सकती है। मेरे लिए भी ये पहला मौका है किसी सम्मेलन में हिंदी में भाषण प्रदान करने का। आप में से कोई लोगों की तरह मैंने भी अपना बचपन खेत में बिताया और अपनी पढ़ाई के लिए बहुत कम समय दिया था, लेकिन क्लास 9 में मुझे थोड़ा अच्छा नंबर मिला और मेरा दोस्तों ने बोला तुम पढ़ाई लगो तो खेत मत करो अभी। लेकिन खेत के दौरान मिले प्रशिक्षण में मुझे अपने जीवन के हर पहलू में समय का पाबंद होना सिखाया, मुझे कड़ी मेहनत करना सिखाया और मुझे जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया। मैं और सुबह उठ के हम लोग संस्कृत टीचर ने हम लोग सिखाया था, एक मंत्र वंदन करना है, इसे कराग्रे वसते लक्ष्मी करा मध्ये सरस्वती करामूलितु गोविंद प्रभते कर दर्शनम। सो हमारा हाथ में इतना पावर है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, लक्ष्मी इज इन आवर हैंड, सरस्वती इज ऑल्सो इन आवर हैंड। ये बोथ सरस्वती एंड लक्ष्मी इन आवर हैंड, भगवान भी इसमें ही रहेगा। भगवद गीता ने हम लोग को मार्गदर्शन देता है। वो एक केरल का एक आदमी ने कृषि गीता लिखा था। कृषि गीता, कृषि का क्या पद्धति है, सारा पद्धति एक पोएम से लिखा हुआ था। असम में भी दाग नाम के एक व्यक्ति थे जो बरपेटा जिला में पैदा हुआ था, और दाग का, इसको हम लोग दाग बसन बोलता हूँ। मैं आसामीस में तो 2-3 राग का बसन पढ़ के सुनाता हूँ। যদি বৰষে আহিন কাটি সোণ পৰে ৰাতি ৰাতি, যদি বৰষে আঘোণ পুহ ধান গুচি হয়তো, যদি বৰষে মাঘৰ শেষ ধন্য ৰজা ধন্য দেশ, পুহত আহো জেঠত খালি তেৱেহে জানিবা গৃহস্থলী। भारत एक कृषि प्रधान देश है तथा प्राचीन कालों से ही भारत के आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जीवन और गौरवपूर्ण इतिहास के संबंध में कृषि की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दुर्भाग्य से हम वर्तमान पीढ़ी को कृषि पद्धतियों की ओर आकर्षित नहीं कर पाया। एक कृषक समाज के रूप में हमारा अतीत के गौरव को पुनर्जीवित करने के लिए भारतीय नॉलेज सिस्टम ने इस तरह के सम्मेलन का आयोजन करके सही कदम उठाया है। मुझे विश्वास है कि इस सम्मेलन के प्रतिभागियों को यहाँ प्राप्त अनुभव से अत्यधिक लाभ होगा और यह निश्चित रूप से हमारी सदियों पुरानी कृषि परंपराओं को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता के बारे में समाज को एक संदेशा देगा। आप सभी को प्रणाम। Thank you, sir. এতিয়া মই সন্মানীয় কৃষি মন্ত্ৰী মহোদয় শ্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়াক দুআষাৰ ক'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। The organization of Dhara Strategy Conference culminating in the Bharatiya Paramparik Krishi episode dedicated to ODE to Indian knowledge system is a fitting tribute to the full and heritage and illustrious past of Bharatiya Parampara. Farmers
from different parts of the country, including Maharashtra, Chhattisgarh, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, West Bengal, Delhi, Assam, who are participating in this important event in time when crop season has started, deserve special appreciation as this Janabhagidari will bring desired dimension to togetherness on exchange and refining of our 10,000 glorious years traditional agricultural know-how for bringing prosperity into Indian agriculture. I am also happy to learn that renowned personalities from organizations such as CSIR, TERI, GB, Pant University of Agriculture and Technology, Indian Veterinary Association, Asian Agrohistory Foundation, and many others are present too, which work vigorously towards promoting Bharatiya Parampara Krishi. I'm sure farmers of Assam will be benefited with such ideas which have already in sustainable business moods through formation of successful FPC. Dear friends, Indian agriculture plays a crucial role in the nation's economic and social development. With a population of over 1.3 billion people, India heavily relies on its agricultural sector to provide food security, livelihood, and overall economic stability. Agriculture is the backbone of India's food security. With a large population to feed, it is imperative to maintain a steady and sufficient food supply. Indian agriculture contributes significantly to the production of staples such as rice, wheat, pulses, and vegetables, ensuring that the country can meet its food requirements and reduce dependence on import. Agriculture is the primary source of employment for millions of Indians. The sector provides livelihood opportunities for farmers, farm laborers, and allied industries such as processing, storage, transportation, and marketing. It helps alleviate poverty by generating income and reducing unemployment in rural areas, where a significant portion of the population resides. Indian agriculture contributes to the country's gross domestic product, GDP, and overall economic growth. It not only provides raw materials for agro-based industries but also supports the rural economy by creating demand for goods and services. Additionally, agricultural exports contribute to foreign exchange earnings, improving India's balance of trade. My dear friends and delegates, the extensive use of chemical fertilizers and pesticides has long been synonymous with modern agriculture. Recently, we had a conclave as instructed by the Honorable Prime Minister of India, Narendra Modi ji, and instructed by our Chief Minister Himanta Biswa Sarma ji. Agriculture Department, Government of Assam organized a conclave in Guwahati. And Acharya Devabrot, Honorable Governor of Gujarat, he took part in the conclave. He delivered a long speech. I think out of his deliberation, the farmers would be highly benefited. And that day, some farmers from different districts also took part in the conclave. Accordingly, we have identified some areas for natural farming, almost 20 hectares of area identified, and farmers covered 20,000 numbers, agri-entrepreneurs 1,500 numbers. But it is something different from natural farming, isn't it? Paramparagat, slight difference. Organic cultivation, natural farming, almost similar. Anyway, I offer my heartiest thanks to the organizers. I think the farmers would be highly benefited from this function.
my dear friends and delegates, the extensive use of chemical fertilizers and pesticides has long been synonymous with modern agriculture, often regarded as a measure of agricultural progress. However, in recent years, there has been a growing concern about the detrimental effects of chemically intensive farming. The indiscriminate application of chemicals has led to a myriad of adverse consequences, including soil degradation, environmental pollution, loss of biodiversity, and escalating cultivation costs. These effects have had a severe impact on both human well-being and livelihoods. Unfortunately, despite the increased use of chemical fertilizers and pesticides, crop productivity has plateaued, further exacerbated by uncertain market conditions and the effects of climate change. As a result, agriculture has become progressively less profitable for farmers. The time has arrived for us to unlearn the reliance on chemical centric agriculture instead embrace the wisdom of our traditional farming practices. Our ancestors meticulously developed these methods through extensive experimentation, and it is now our responsibility to enhance them further by incorporating the latest research tailored to our specific needs. Advocating and promoting natural farming, which aims to minimize disruption to nature by eliminating chemical inputs, has become imperative. Through the adoption of natural farming, our farmers have the potential to create a new chapter in history in an era when global warming is a pressing concern worldwide. Our farmers, their traditional knowledge can offer a solution that resonates deeply with the environment. Today is the Environment Day. It's a great day. So you have organized this function today. So I offer my best wishes to all of you. We are discussing such a burning topic which is related to, this. The Indian traditional farming and alternative to chemical intensive agriculture is recognized as an agroecology based diversified farming system that incorporates crops, trees, livestock, and functional biodiversity. In this regard, the people of the northeastern region are in a favorable position compared to other parts of the country. Our region lags behind in terms of chemical fertilizer and pesticide consumption. Our region is blessed with abundant biodiversity, and we still adhere to diversified and composite farming practices. Even in Assam, where chemical uses is relatively higher than in neighboring hill states. हिल स्टेट में इतना ज़्यादा केमिकल यूज़ नहीं करते हैं उन लोगों ने, उन फार्मर्स ने, लेकिन यहाँ पे काफ़ी करते हैं. लेकिन हमारे असम का जो हिल डिस्ट्रिक्ट है, कार्बी आंगलोंग हो, डिमा हासा हो, वहाँ पे काम करते हैं. A significant portion of farmers, particularly in tribal-dominated areas, have refrained from adopting chemically-centric agriculture due to concerns about the perceived negative impact of chemicals on soil and human health. Approximately 25% of the net crop area, spanning 28 lakh hectares, remains completely free of chemical use, with farmers having never employed synthetic fertilizer or pesticides throughout the story of agriculture. This ground reality provides a favorable environment for promoting non-chemical natural farming practices in the state. Collectively, these factors present an exceptional opportunity for the entire northeastern region to emerge as a potential hub for embracing non-chemical organic or natural farming approaches. The positive experience of farmers who have embraced natural farming in various states serve as encouraging example. This has led to a growing interest in natural farming in other states as well. It is essential for us to recognize the immense market potential of naturally produced raw and processed agricultural products. Both regional and global markets eagerly await such produce from our farmers.
as demonstrated by the success of our organic farming programs. Therefore, it is high time for us to collaborate and seize the countless opportunities available. To promote Indian traditional farming in the state, this conference will play a vital role. The universities and our organizations, along with the stakeholders, through its extensive network of Krishi Vigyan Kendra spread across the state. ইয়াত আমাৰ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ আহিছে নিশ্চয় ফাৰ্মাৰ্ছ আছেনে অসমৰ অঁ আছে আছে ঠিক আছে তো মই ভাবিছোঁ বাহিৰৰে আছে সেইকাৰণে এনেকৈয়ে কৈ আছোঁ ঠিক আছে তো আপোনালোকে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰবিলাকে যোৱা সময়ছোৱাত কাৰণ মই লাষ্ট 7টা বছৰে আছোঁ কৃষি মন্ত্ৰী হিচাপে মই দেখিছোঁ যে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰসমূহে যথেষ্টখিনি কৃষকক ছাপোৰ্ট দিছে এইটো এটা খুব প্ৰয়োজনীয় কথা আৰু আমাৰ যিবিলাক নতুন FPC ইতিমধ্যে গঠন হৈছে অসমত FPC हमारे असम पे कम है इतना नहीं है MOVCD का है और एपार्ट से और है और हाँ और 100 करने के लिए तैयार किया है और एपार्ट का है नाबार्ड का है আৰু মই দেখিছোঁ যে আমাৰ FPC এতিয়া এটা FPC বোকাখাটত হৈছিলে তেওঁলোকে 1 কোটি টকাৰ এইবাৰ ৰঙালাও বিক্ৰী কৰিছে 1 কোটি টকাৰ ৰঙালাও এইটো কম ডাঙৰ কথা নহয় 20,000 মেট্ৰিক টন নে কিমান ওলাইছে বুলি কৈছে মাৰ্কেটো পাইছে উৰিষ্যা ৱেষ্ট বেংগল ঝাৰখণ্ড এইবিলাকলৈ পঠোৱা হৈছে এইখিনি তো আমি দেখিছোঁ যে কিছুমান বস্তু আমাৰ ইয়াত কিছুমান ঠাই আছে আজি দলগাঁও বিশেষ কিছুমান ঠাইত অত্যাধিক মাত্ৰাত ৰাসায়নিক সাৰ আৰু পেষ্টিচাইড ব্যৱহাৰ কৰা হয় যাৰ ফলত সেইবিলাক বস্তু বাহিৰত বিক্ৰীৰ অসুবিধা হয় কিন্তু কোভিড কালত আমি দেখিছিলোঁ যেতিয়া এখন জিলাৰ পৰা আন এখন জিলালৈ বস্তু কঢ়িয়াব নোৱাৰা অৱস্থা এটা হৈছিল তেতিয়াই বহুত কথা আমাৰ চকুলৈ আহিছিল আৰু আমি দেখিছিলোঁ যে অত্যাধিক মাত্ৰাত ৰাসায়নিক সাৰ প্ৰয়োগ কৰা বা কীটনাশক প্ৰয়োগ কৰা যিবিলাক আমাৰ প্ৰডাকশ্যন য'ত সেইবিলাকত কি হয় সেইবিলাক কাৰণ এইবিলাক পেৰিছেবল আইটেম ফ্ৰিজতো যদি ভৰাই থোৱা যায় কোল্ড ষ্ট'ৰেজতো ৰখা যায় তেতিয়াহ'লে সি বেছি সময় নাথাকে আৰু স্বাস্থ্যৰ বাবে কিমান অপকাৰী সেই কথাটো জানে আৰু সেইকাৰণে আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ মহামান্য উচ্চ ন্যায়ালয়ে এটা নিৰ্দেশ দিছে সেইমতে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে খুব খৰখেদাকৈ এই ক্ষেত্ৰত যাৱতীয় ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু আমাৰ খেতিয়কসকল আছে খুবেই ভাল কথা তো আমি যদি কোনোবাই সোধে আমি কওঁ যে যোৱা সময়ছোৱাৰ এচিভমেণ্ট কি মই দেখিছোঁ যে যোৱা সময়ছোৱাত যোৱা 7টা বছৰত কৃষিখণ্ডলৈ এটা পৰিৱৰ্তন আহিছে কাৰণ নতুন প্ৰজন্মৰ শিক্ষিত যুৱক যুৱতীসকল কৃষি কেন্দ্ৰৰ লগত জড়িত হৈ পৰিছে কিন্তু মই বহুত ইঞ্জিনিয়াৰ পাওঁ অন্য ষ্ট্ৰীমত পঢ়া ল'ৰা ছোৱালী পাওঁ সায়েন্স গ্ৰেজুৱেট পাওঁ কমাৰ্চ গ্ৰেজুৱেট পাওঁ ভেটেনেৰি গ্ৰেজুৱেট পাওঁ কিন্তু এই খেতিৰ লগত লাগি থকা কিন্তু এগ্ৰিকালচাৰ গ্ৰেজুৱেট মই খুব কম পাওঁ মই পাঠক ডাঙৰীয়াকো মাজে মাজে মই কৈছোঁ গতিকে প্ৰত্যেক বছৰে বহুত ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ওলাই আছে সেইসকলে যদি কৃষিখণ্ডৰ লগত নিজকে জড়িত কৰে মই ভাবোঁ যে কৃষিখণ্ডলৈ আৰু পৰিৱৰ্তন আহিব কাৰণ আমাৰ যিসকল ফাৰ্মাৰ্ছ আছে মোষ্টলি আমাৰ ফাৰ্মাৰবিলাক মাৰ্জিনেল ফাৰ্মাৰ গতিকে মাৰ্জিনেল ফাৰ্মাৰ হয় আৰু আমি যদিও কৈ থাকোঁ যে কেইবাতৰপীয়া খেতি কৰিব লাগে কেইবাতৰপীয়া খেতিলে আমাৰ মানুহবিলাক নাযায় মাটি চন পৰি থাকে প্ৰায় 10 লাখ হেক্টৰ মাটি আমাৰ চন পৰি আছে যোৱাবাৰ আৰু কোভিডৰ সময়ত কি হয় নামনি অসমৰ কিছু লোক উজনিলৈ খেতি বাতি কৰিবৰ কাৰণে আনে কিন্তু যেতিয়া অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰা হ'ল ননা হ'ল বা নহা হ'ল তেতিয়া ইয়াত বহুতে খেতিয়ে নকৰিলে আমি যদি পৰিশ্ৰম নকৰোঁ আমি যদি একেটুকুৰা মাটিত কেইবাটাও খেতি নকৰোঁ আমাৰ ডাবল ইনকম বাঢ়িব ক'ৰ পৰা সেইটো এটা দিশ গতিকে ভাৰত চৰকাৰৰ যিবিলাক স্কিম আছে RKVY NFSM BGREI NMEOP HMNEH MOVCD RIDF-ত আমি এতিয়া RIDF-ত আমি পাম্পবিলাক দিছোঁ STW বিলাক দিছোঁ
সোলাৰ দিছোঁ, ইলেক্ট্ৰিকেল পাম্প দিছোঁ, ডিজেল পাম্প দিছোঁ, য'ত 85% ছাবচিডি আছে, য'ত 75% ছাবচিডি আছে। পাৱাৰ টিলাৰ আমি দিছোঁ। প্ৰতিখন ৰাজহুৱা গাঁৱত ৰাজসাহাৰ্যযুক্ত একোখন আমি ট্ৰেক্টৰ দিছোঁ। গতিকে আমি কৃষি খণ্ডলৈ আমি পৰিৱৰ্তন আনিবই লাগিব, কাৰণ 70% মানুহ আমাৰ কৃষক আৰু ঘৰুৱা আয়ৰ 20% আমাৰ কৃষি খণ্ডৰ পৰা আহে, এলাইড ছেক্টৰটোৰ পৰা আহে। গতিকে আমি ইয়াত গুৰুত্ব দিব লাগিব আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে, আৰু সেইকাৰণেই আপোনালোকে দেখিছে যে যোৱাবাৰ FCIৰ জৰিয়তে পেডি প্ৰকিউৰমেণ্টৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল, এগ্ৰিকালচাৰ মাৰ্কেটিং বৰ্ডো য'ত জড়িত আছিল, আৰু নাফেড অন্যান্য অৰ্গেনাইজেশ্যন তাত জড়িত আছিল। আৰু দেখা গ'ল যে পেডি প্ৰকিউৰমেণ্ট কৰাৰ পিছত মানুহৰ যেনেকৈ উচিত মূল্য নোপোৱাৰ কাৰণে ধান খেতিৰ প্ৰতি আমাৰ কৃষকসকলৰ অনীহা আহিছিল, এইবাৰ কিন্তু ধান খেতিত মানুহবিলাক নামিবলৈ প্ৰস্তুত হৈছে। আৰু যোৱাবাৰতকৈ এই সময়লৈকে যিমানখিনি পেডি প্ৰকিউৰমেণ্ট কৰা হৈছিল, এতিয়া তাতকৈ 3 লাখ আজিৰ দিনটোলৈকে আমাৰ বাঢ়ি আছে। আৰু এইবাৰ MSP সৰিয়হত দিবলৈ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, মাষ্টাৰ্ডত। গতিকে সৰিয়হত দিয়াৰ লগে লগে আমি ভাবিছোঁ যে মানুহে অন্ততঃ আকৌ ছেকেণ্ড ক্ৰপছ এটা, ডাবল ক্ৰপছ এটা কৰাৰ কাৰণে যাব, মাটি টুকুৰা পেলাই নথব। তেনেধৰণে আমি পৰিকল্পনা কৰিছোঁ। আমি ফ্লৰিকালচাৰ আমি মিছন লৈছোঁ, আমি ফডাৰ মিছন লৈছোঁ, কাৰণ আমি বাৰুকৈ অনুভৱ কৰিছোঁ আমাৰ যিবিলাক লাইফ ষ্টক আছে, খাদ্যৰ কাৰণে আমি বা ইয়াত থকা মিলবিলাক চলিবৰ কাৰণে ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট আমি বাহিৰৰ পৰা আনিবলগীয়া হয়। গতিকে মেজ কাল্টিভেশ্যনৰ ওপৰত আমি যথেষ্টখিনি এতিয়া গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছোঁ। আৰু PM কিষাণ আমাৰ সকলো খেতিয়কে পোৱা নাই, যিখিনি জেনুইন ফাৰ্মাৰ্ছ বহুতে পোৱা নাই। ফাৰ্মাৰ্ছ হয়, কিন্তু সেইটো পাবৰ কাৰণে লেণ্ড ডকুমেণ্ট লাগে, EKYC লাগে, আধাৰ কাৰ্ড লাগে, EKYC লগত বেংক লিংকেজ হ'ব লাগিব। আৰু যদিও আমাৰ ফাৰ্ম ফেমিলি 27 লাখ হয়, কিন্তু ইমানখিনি ফাৰ্মাৰ জেনুইন ফাৰ্মাৰ্ছক আমি PM কিষাণ দিব পৰা নাই। আৰু সেইকাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জিলা উপায়ুক্তসকলক নিৰ্দেশ দিছে যাতে অন্যান্য আশা কৰ্মী বা আমাৰ যিবিলাক PRI আছে সেইবিলাকক জড়িত কৰি হ'লেও এই বেনিফিটটো দিয়াৰ কাৰণে যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। যদি ইমান লাখ খেতিয়কে পায়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ GDP বাঢ়িব, বহুত টকা হ'ব। কাৰণ 2000কৈ এজন ফাৰ্মাৰৰ একাউণ্টছত 6000কৈ টকা পাব। গতিকে সেইখিনি কথা আছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমাত আমাৰ মানুহ নাযায়, সেইখিনি এইবাৰ আটাইতকৈ বেছি এইবাৰ বেনিফিটটো প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমাত আমাৰ কৃষকে পাইছে। এতিয়া তেজপুৰ লিচিটো এক্সপৰ্ট হৈছে। এক্সপৰ্টৰ কথা আগতে মানুহে ভাবিবই নোৱাৰে, কিন্তু আমাৰ হাতলৈ যি তথ্য আহিছে, যোৱা বছৰটোত অসমৰ প্ৰডাকশ্যন প্ৰায় 4000 কোটি টকাৰ প্ৰডাকশ্যন বিদেশলৈ গৈছে, ৰপ্তানি হৈছে। তাত অৱশ্যে অকল আমাৰ ব্লেক ৰাইচ, ৰেড ৰাইচ বা যিবিলাক আমি পঠাই আছোঁ, আছাম লেমন, এইবিলাকে কেৱল নাই, তাত চাহটো আছে, বেছি চাহ আছে। হ'লেও 4000 কোটি টকা, এইটো কম কথা নহয়। গতিকে আমাৰ খেতিয়কে এতিয়া বাণিজ্যিক মূল্য থকা খেতিৰ ওপৰত লাহে লাহে গুৰুত্ব দিছে। যোৱাকালি অইল পামৰ আমি খেতিৰ এটা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত আমি গৈছিলোঁ। ইয়াত প্ৰায় 3 লাখ হেক্টৰতকৈ অধিক মাটি আইডেণ্টিফাই কৰিছে ভাৰত চৰকাৰে অইল পামৰ বাবে। আমি 25-26লৈকে আমি 2 লাখ হেক্টৰ কৰাৰ পৰিকল্পনা আমি কৰিছোঁ। ভাৰত চৰকাৰে সকলোখিনি ব্যৱস্থা সুবিধা তাৰ কাৰণে দিছে। সেয়াৰ আৰম্ভণি কৰিবলৈ যোৱাকালি আমি গৈছিলোঁ। গতিকে এনেধৰণৰ খেতিবিলাকৰ কথা বৰ্তমান চিন্তা চৰ্চা কৰা হৈছে। মই ভাবোঁ যে এনেধৰণৰ আলোচনা চক্ৰই স্বাভাৱিকতে খেতিয়কক উপকৃত কৰিব, আৰু পৰম্পৰাগতভাৱে অসমৰ মানুহ খেতিয়ক হয়। আজি তেজপুৰৰ যিটো ৰাইচ ৰিচাৰ্চ ষ্টেচন আছে, তাত আজি বহুত পুৰণা তেনেধৰণৰ বীজ সংৰক্ষণৰ এইটো এটা ভঁৰাল, কৰিমগঞ্জত যিটো আছে ভঁৰাল। আৰু পৰম্পৰাগতভাৱেই মানুহে আমাৰ ধান খেতিটোৱে বেছিভাগে কৰে হ'লে, আৰু অন্যান্য এলাইড ছেক্টৰৰ কথা যদি আমি চাওঁ, গৰু গাই পোহা, ছাগলী পোহা, হাঁহ পোহা, গাহৰি পোহা, মুৰ্গী পোহা, এইবিলাকতো আমাৰ অসমৰ মানুহৰ পৰম্পৰা। এইখিনিকে আমি ব্যৱসায়িক ভিত্তিত যদি কৰোঁ তো ভাল হ'ব। আৰু পৰম্পৰাগতভাৱে কৰিলে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ উপকাৰ হ'ব। স্বাস্থ্যৰ হানিৰ কথা আমি জানো, এইবিলাক ঔষধ দিয়া বা অধিক দৰৱ দিয়া বা ফাৰ্টিলাইজাৰ দিয়াৰ কাৰণে আজি বিভিন্ন মাৰাত্মক ঔষধবিলাক, বিভিন্ন ধৰণৰ তেনেকুৱা কীটনাশক ঔষধ প্ৰয়োগ কৰাৰ কাৰণে মানুহৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিছে। গতিকে এই দিশটোৰ প্ৰতি আমি যদি সকলোৱে সাৱধান হওঁ, তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে ভাল হ'ব। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে ক্লাইমেট চেঞ্জটো এটা ডাঙৰ চেলেঞ্জ বৰ্তমান সময়ত। ক্লাইমেট চেঞ্জ যোৱাবাৰ মাৰ্চ মাহতে
মাৰ্চ মাহতেই বানপানী হ'ল। এইবাৰ কঠীয়া পৰাৰ সময়ত আকৌ এতিয়া খৰাং হৈছে। গতিকে প্ৰকৃতিৰ ওপৰত আমি নিৰ্ভৰ কৰি আমি চলিব নোৱাৰোঁ। প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমি চলিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া যদি আজিতো আজি ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট ডে আমি পালন কৰিছোঁ, সকলোৱে কৰিছোঁ। এইটো 1972তে ৰাষ্ট্ৰসংঘই ছুইডেনত সিদ্ধান্ত লৈছিল আৰু 1973 5 জুনৰ পৰা তেতিয়াৰ পৰা ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট ডে পাতি আহিছোঁ। কিন্তু আজি আমি অনুভৱ কৰোঁ এইটোতো কমি যোৱা নাই। হয়তো সেই ডেটোত আমি ভালকৈ চেলিব্ৰেট কৰোঁ আৰু যিখিনি মানিবলগীয়া নিয়ম সেইখিনি আমি নামাতোঁ। এতিয়া প্লাষ্টিক পলিউশ্যনটো কিমান ডাঙৰ পলিউশ্যন হৈছে, এইবিলাক কথা আমি আলাপ আলোচনা কৰাৰ মাজতে ৰাখিলে নহ'ব। ঠিক তেনেকৈ আজি যিখিনি ইয়াত আলোচনা হ'ব, এইখিনি কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ যাৱতীয় ব্যৱস্থা আমি সকলোৱে ল'ব লাগিব। শুনি ঘৰলৈ গ'লেও তেতিয়া অকণো লাভ নহ'ব। গতিকে ইয়াৰ কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে মনিটৰিং ব্যৱস্থাটো ঠিকে থাকিব লাগিব, কনষ্টেণ্ট মনিটৰিং হ'ব লাগিব। মই ভাবোঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমাৰ ফাৰ্মাৰ্ছসকল উপকৃত হ'ব। মই আৰু দীঘলীয়াকৈ বক্তব্য নাৰাখোঁ। मैं सभी किसान भाइयों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत यहाँ से मुझे बोला ऑर्गेनाइजर लोग 15 से भी आया, तेलंगाना से भी आया, तेलंगाना से आया, उड़ीसा से आया, वेस्ट बंगाल से आया, दिल्ली से आया। इतना दूर से आप लोग आ रहा है और मैं आशा करता हूँ कि हमारे जो फार्मर्स है, असम का जो फार्मर्स है, क्योंकि बातचीत तो हो गई, वहाँ पे क्या चल रहा है, क्या खेत कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो बातचीत करके मैं आशा करता हूँ हमारे असम का जो फार्मर्स है और उन लोग का बेनिफिट जरूर मिलेगा और आप लोगों का भी बेनिफिट होगा। मैं फिर मेरा तरफ से मैं बहुत ऑर्गेनाइजर्स को मैं धन्यवाद देता हूँ। And I wish all the events, including field workshop, technical deliberations, exhibitions, roundtable discussions, open house discussion, very success. Thank you very much. Thank you all. Dhanyabad, sir. As sir has also mentioned, today is 5th June. We have World Environment Day. We are indeed grateful for commemorating this program in such an auspicious occasion. We hope that the knowledge which is emerged will provide important roadmap, Vision Krishi 2047 to the world for the protection and fostering of nature and natural practices. Now, I would like to request Dr. Rupam Goswami, Joint Coordinator, National Conference on Dhara, Tejpur University, to deliver the vote of thanks. Good afternoon, everyone. Honorable Chief Guest of this inaugural session, honorable guests of honor, respected dignitaries, speakers, delegates, and student participants, my dear faculty members and colleagues, and all dear participants of this Bharatiya Paramparik Krishi, the National Conference on Dhara. On behalf of the Ministry of Culture and Indian Knowledge Systems at Ministry of Education and Tejpur University, I am elated to stand here and deliver the vote of thanks to everyone who has contributed to this National Conference on Dhara. First of all, I would like to thank the Ministry of Culture, the Ministry of Education, and the Indian Knowledge Systems for giving us this opportunity to host this national conference on Bharatiya Paramparik Krishi. I would also extend my gratitude and thanks to Dr. Himanta Biswa Sarma, the Honorable Chief Minister and the Chief Minister's Secretariat for extending his support and gratitude to this event. I also thank Sri Atul Bora, the Minister of Agriculture, Animal Husbandry and Veterinary, Government of Assam, for agreeing to be the chief guest of this session and also extending all kinds of support to this conference. I thank all the Krishi Vigyan Kendras who have supported us with their strong participation. The farmer delegates from all more than 7 states across the country, starting from Andhra Pradesh, Telangana, Chhattisgarh, Orissa, then also from the other states of West Bengal and Assam, and I invite them. आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है इस national conference में. I thank our organizational partners and institutional partners, Assam Agricultural University and Cotton University, for being with us and helping us to achieve the unimagineables in this particular conference.
I also thank the partners Pratyam, Brihat, and Sangam Talks who have been working effortlessly for making this event a successful one. I thank all the exhibitors, the model competition participants, the delegates and speakers who have been here in a very short period of time, and they have been exhibiting wonderful lectures and wonderful presentations along with different models which are presented in the community hall. My last thanks goes to the Tezpur University Office of the Vice Chancellor, Registrar, Finance Officer, Deans, Heads of Departments and Centers, and the Department of Horticulture and other departments for extending their support. I also thank the district and the state administration for offering us everything that we have required for making this event a successful one. Thank you. Dhanyavad.